अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो आपको मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, ये इंडिया से हमारी बहन पूजा ने भेजी है। उससे पहले भी मैं उनकी कई सच्ची हॉरर कहानियाँ प्रोग्राम में शामिल कर चुका हूँ। शुरू में उनकी बेटी है सहज, उन्होंने थोड़ी सी कहानी मुझे सुनाई है और बाद में मोबाइल उनकी वालदा ने उनसे ले लिया। उस बेटी की ख्वाहिश थी जो माँ से स्टोरी सुनती रहती है, तो उसने कहा आज मज़हर साहब को मैं कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजूँगी। और उसके बाद हमारी बहन पूजा ने ये मुझे सच्चे वाक़यात हैं जो भेजे हैं, जो मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी जो MMTV है ये आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे, तो मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया कि YouTube इन चीज़ों को नोट करता है कि जिस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है तो वह ख़ुद ब खुद उसको आगे भी फैलाते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब पूजा बहन ने पहले भी कुछ वाक़यात भेजे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वॉइस सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मदर सर, मैं सहज इंडिया से, पिंड गिलजियाँ, ज़िला होशियारपुर। सर मैं आपके साथ 3 वाक़ये शेयर करना चाहती हूँ। एक मेरे दादू का, एक उनके बड़े भाई का, एक उनके छोटे भाई का। अच्छा, ये उनकी बेटी हैं सहज, जो लाइव शो में भी हिस्सा लेती हैं, मैसेज भेजती रहती हैं। इनको कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ है और इन्होंने थोड़ी सी ही शुरू में कहानी सुनाई है और बाद में पूजा बहन ने ख़ुद उनसे ले लिया। तो ये इस बात का इजहार है कि आज भी कहानी का सिलसिला बहुत सारी माँओं ने जारी रखा हुआ है, अपने बच्चों को टाइम निकाल के मोबाइल से दूर करके। वरना आज बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, माँ बाप बैठे होते हैं और बच्चे मोबाइल पे लगे होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा मेरी बहन पूजा कि आप अपनी बेटी के साथ वक्त बिताती हैं, वक्त गुजारती हैं, उसको टाइम देती हैं। बच्चे और माँ बाप आजकल एक ही घर में रहते हैं, लेकिन बच्चे अपने मोबाइलों पे लगे होते हैं, उनके माँ बाप के लिए टाइम नहीं होता। तो आपने उनको कहानी सुनाने का सिलसिला आज भी जारी रखा हुआ है। मुझे भी मेरे बुज़ुर्गों ने कहानियाँ सुनाई थी और जितने भी आज हॉरर स्टोरी सुनते हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो नए हैं, जिन्होंने बचपन में कहानियाँ नहीं सुन रखी, और कई ऐसे हैं जो बचपन में कहानियाँ सुनते थे, इसीलिए उनको बहुत अच्छा लगता है। अब जो बड़े हो गए हैं और इस उम्र में कहानी सुनते हैं तो वो कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो ये 3 लोगों की कहानियां हैं। वो कहती हैं मेरे ससुर की कहानी है, दूसरा वाक़या उनके चाचा ससुर का है, चाचा ससुर यानी कि ससुर के छोटे भाई, और ताया ससुर का वाक़या है यानी ससुर के बड़े भाई, यानी ससुर के बड़े भाई और छोटे भाई के 3 खौफनाक सच्चे वाक़यात हैं जो उन्होंने भेजे हैं। पिंड में ही ये वाक़यात ज़्यादा क्यों होते हैं? शहर में भी होते हैं, शहर में भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा वाक़यात जो जिन्नात से जुड़े होते हैं वो गाँव के अंदर होते हैं। उसकी वजह ये है, अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों के दरमियान पर्दा रखा हुआ है। ये एक ऐसी फ्रिक्वेंसी रखते हैं जो इंसानी आँख उनको नहीं देख सकती, लेकिन जिन्नात के पास एक ऐसी ताकत होती है, जब वो रूप बदलते हैं अपने उस फ्रिक्वेंसी को ऐसे जिस्म में ढाल लेते हैं जिसको इंसान देख सकते हैं, तो तब हमें महसूस होता है कि हमने एक कुत्ता देखा, बिल्ली देखी, सांप देखा या किसी ऐसी मखलूक को देखा जो कुछ देर के बाद गायब हो गई। तो जब तक हमने उनको देखा, उन्होंने अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर लिया था, एक ऐसी शक्ल में, एक ऐसे जिस्म में कन्वर्ट कर लिया था जिस जिस्म को हमारी आँखों की फ्रिक्वेंसी देख सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ सामने खड़ा हुआ जिन अपनी असली हालत में है, तो मेरी आँखों की फ्रिक्वेंसी उसको नहीं देख सकती, तो इसलिए इसको कहा जाएगा कि मेरी आँखों के बीच में और जिन्नात के बीच में एक पर्दा है। और अल्लाह ने ये पर्दा क्यों रखा है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मखलूक को जहाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया है, वहीं पे बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और भयानक बनाया है कि इंसान अगर इनको देख ले तो रातों को सो ना सके।
आज भी जब ये मखलूक अपनी असली शक्ल में कहीं किसी इंसान को नज़र आ जाए तो यकीन मानिए उसका जीना मुश्किल हो जाता है। कभी भी वो रात को सुकून की नींद नहीं सो सकता। जब भी अंधेरा होता है उसकी आंखों के आगे वही मंज़र बार बार आ जाता है। वो एक ऐसा मंज़र होता है जो उसके सबकॉन्शियस लाशऊर के अंदर नक्श हो जाता है। जिन कहने को तो एक लफ्ज़ है, लेकिन इसमें छुपे हुए कई खौफनाक राज हैं। ये कभी भी एक शक्ल में नहीं होते, हमेशा मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं, क्योंकि भयानक जो हुए इंसानों की तो एक ही जैसी शक्ल है। एक खुदा ने चेहरा बना दिया है जिस पे आंखें भी हैं, नाक भी हैं, होंठ भी हैं, थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ शक्लें हैं, लेकिन हैं यही चीज़ें चेहरे पे मौजूद। इनके चेहरे पे ऐसा नहीं है किसी की एक आंख है, किसी की 3 आंखें हैं, किसी की आंख बिल्कुल ही चेंज है, किसी के चेहरे पे सिर्फ आंखें ही नजर आएंगी, किसी के माथे पे एक सींग होगा तो किसी के कानों की जगह पे 2 बड़े बड़े सींग, किसी की आंखें लाल सुर्ख होंगी और किसी की आंखों की जगह पे सिर्फ गड्ढे होंगे, किसी के दांत बहुत भयानक होंगे और किसी का नाक होगा ही नहीं, और किसी का नाक इतना लंबा होगा कि देख के आप चौंक जाएं। जिस तरह इंसान की जिसामत है, ज़रूरी नहीं जिन भी इसी जिसामत में हो, वो अजीब व गरीब जिसामत में भी हो सकता है। तो आज की स्टोरी जहाँ से मैंने शुरू किया था कि गाँव के अंदर ही जिन्नात क्यों नज़र आते हैं, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे आज भी टेक्नोलॉजी कम इस्तेमाल होती है। लोग कम कैमरे लेके फिर रहे होते हैं, क्योंकि ये मखलूक भी जानती है ये एक कैमरा है, और हम जब शक्ल रूप धार के, शक्ल बदल के कहीं पे फिर रहे होंगे और इनके कैमरे में हम रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो ऐसी जगहों से ये दूर भागते हैं जहाँ पे कैमरे का इस्तेमाल हो। क्योंकि देहात एक ऐसी जगह है जहां आज भी हर वक्त लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं होता। शहरी ज़िंदगी में मेरे पास 3 ये मोबाइल पड़े हैं, 2 ये पड़े हैं, 5 मोबाइल होते हैं, हर वक्त 2 मोबाइल मेरे हाथ में होते हैं, और बाहर भी निकलें, वॉक के लिए जाएं, हाथ के अंदर मेरे मोबाइल होता है। तो 24 आवर में से सिर्फ सोने का टाइम ऐसा होता है जिसमें मोबाइल हम साइड पर रखते हैं, वरना हर वक्त मोबाइल में हाथ होता है। तो कुछ भी आंखों के सामने मूवमेंट होती है हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। देहात में ऐसा नहीं होता। उनके यहाँ अगर मोबाइल होते हैं तो बावक्त ज़रूरत वो उसको इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त उनके हाथ में नहीं होता। और बुज़ुर्ग बूढ़े लोग आज भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, बावक्त ज़रूरत करते हैं। वीरानी होती है, अंधेरा होता है, दूर दूर तक ज़मीनें होती हैं, दरख्त होते हैं, जगह ही जगह होती है। और शहरी ज़िंदगी में क्योंकि हर जगह पे बिल्डिंग्स हैं, इंसानी आबादी है, तिल धरने की जगह नहीं है, तो वहाँ जहाँ इंसानों का बसेरा है तो इंसानों से 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा, 11 गुना ज़्यादा वहीं जिन्नात का बसेरा है। इंसानों के बीच में जिन्नात इस तरह फिरते हैं कि अगर इंसान को देखने की ताकत अता कर दी जाए, उसकी आंखों के आगे जो पर्दा है उसको हटा दिया जाए, तो इंसान ऐसे देखेगा कि उसको जैसे हर तरफ शहद का छत्ता होता है। शहद का छत्ता देखा होगा कि उसको शहद इस तरह लपेट लेती है कि छत्ता नज़र नहीं आता, शहद की मक्खियाँ ही मक्खियाँ उसको चारों तरफ से इस तरह लपेटे हुए होती हैं कि छत्ता नज़र नहीं आता। तो कहा जाता है कि अगर इंसान को देखने की ताकत दे दी जाए तो अपने कमरे में, अपने घर में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने सड़क पे, अपने शहर में देखे कि ये तो इतने जिन्नात फिर रहे हैं, ये तो हम कैसे गुजरते हैं यहाँ से, इतनी ज़्यादा ये तादाद में होते हैं। तो खैर कहानी की तरफ आते हैं। मैं तो इस पर आज बोलना चाह रहा था, एक लंबा टॉपिक है, और आपको बताना चाह रहा था कि अगर हम इतनी ज़्यादा ये तादाद में हैं तो हम कैसे गुजर सकते हैं, हम उनके साथ क्रॉस क्यों नहीं होते, मतलब टक्कर क्यों नहीं लगता, वो नीचे क्यों नहीं आते पाँव के, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर कहेंगे मैं इसके ऊपर आपको बनाऊँगा, तो मैं उनकी स्टोरी सुनाता हूँ। उन्होंने मुझे पहले भी एक कहानी भेजी थी, एक ऐसी औरत की कहानी जो नीचे थी, धुआं बन के ऊपर छत पे पहुंच गई थी। पहला वाकया उन्होंने, मैं तरतीब आगे पीछे कर रहा हूं, जो मेरी बहन पूजा ने सुनाया। पहला वाकया जो उनके, ये कौन सा रिश्ता बनता है, ये उनके हैं ताया ससुर का। वो कहती हैं जो ताया ससुर थे
ये किसी की ज़मीनों पे 4-5 दिन के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया पंजाबी का, उसको मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका, और वैसे भी वो स्टोरी के लिए इतना अहम नहीं है, बस इतना काफ़ी है। वो किसी की ज़मीनों में 3-4 दिन के लिए उनको हायर किया गया था। वो दिन को भी और रात को भी वहीं पे ड्यूटी देते थे। उन्होंने कोई लफ्ज़ कहा वहाँ कुछ करना होता है ज़मीनों में, सो इट्स ओके। अब जो ताया ससुर थे वो 3-4 दिन के लिए किसी की ज़मीनों में काम करते थे, तो इनका शेड्यूल इस तरह का बना था कि अब क्योंकि 4 दिन उन्होंने सुबह से लेके रात तक और रात से लेके सुबह तक उन्हीं की ज़मीनों में ही काम करना था, इसलिए खाना पीना भी उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी था। वो लोग ही उनको खाना पीना मुहैया करते। अक्सर गाँव में ऐसा होता है, लेकिन लोग रातों को घरे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ कहानी में वो वहीं पे ही रात भी उनकी ज़मीनों की देखभाल करते थे। सुबह होती वो सारा दिन खेतों में होते, दिन को वो उनके घर की तरफ जाते, खाना वगैरह खाते और वापस आते, फिर से खेतों में लग जाते, वहीं पे आराम भी कर लेते, चारपाई बिछाई होती, और जब काम का टाइम होता तो काम भी करते। और रात को भी उनकी ड्यूटी ऐसी थी कि उन्होंने वहाँ पे सोना नहीं था, चक्कर लगाना था, जो उनका काम था वो उन्हें करना था, और फिर आके कुछ देर के लिए बैठ जाना था और फिर से चक्कर लगाना था। ऐसे ही 4 दिन मुसलसल उनकी ड्यूटी थी और उसकी उनको पैसे मिलने थे। ये तकरीबन कोई 3रा दिन था उनको नौकरी करते हुए कि ये दिन चढ़ आया। वो सुबह उठे, उसी तरह खेतों के अंदर काम करते रहे, और उसके बाद उनको भूख लगी और खाना खाने के लिए जिनके यहाँ काम कर रहे थे उनके घर की तरफ चल पड़े। जब वो गली से गुजर रहे थे, एक छोटा सा गांव जिसकी गलियां शहर की तरह तो नहीं होती, खुली खुली गली ही कही जाती है, एक खुली खुली सड़क सी होती है जहाँ से आप गुजरते हैं, तो उसी सड़क से गुजरते हुए आ रहे थे। उन्होंने वो सरफे जो साफ़ा सा बांधा हुआ था उससे अपना मुंह साफ़ करते हुए गर्मी वो चलते हुए आ रहे थे, तो वहीं गली में एक बैठा हुआ आवारा कुत्ता जो भूख से प्यास से परेशान था, उसने इंसान को देखा कि इस धूप में, इस गर्मी में, जहां और कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वही लोग ही बाहर निकल रहे थे इतनी शदीद गर्मी में जो किसी मजबूरी के तहत निकल रहे थे। उसने एक इंसान को इसी तरह जाते हुए देखा, तो अपनी जगह से वो जो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठा था वहाँ से वो कुत्ता उठा और उठ के उनके पीछे चलना शुरू हो गया। वो इस उम्मीद पे उनके पीछे जा रहा था, शायद ये इंसान मुझ पे तरस खा के मुझे कुछ खाने को दे दे, कुछ पीने को दे दे। वो चलते 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 उसी घर के पास पहुंचे और वो इस बात से बेखबर कि एक कुत्ता उनके पीछे काफ़ी पीछे से उनके आ रहा है। उन्हें मुड़ के देखा तो उनको अंदाज़ा हुआ कि एहसास तो था कि ये कुत्ता मैंने पीछे कहीं देखा था, इसका मतलब ये कुत्ता उतनी दूर से मेरे पीछे पीछे आ गया है। यकीनन भूखा है, प्यासा है, भूख लगी है इसको। तभी मैंने इसको जहाँ देखा था मैं तो अपने ख्यालों में गुमसा था, पसीना पूंछता हुआ, गर्मी से सताया हुआ, जल्दी से पहुँचने के चक्कर में था कि भूख लगी है, खाना खा लूँ। लेकिन इस पे भी निगाह पड़ी थी, लेकिन वो तो बहुत दूर था, इसको भी खाना डालता हूँ। ये सोचते हुए अंदर दाखिल हुए। जाके कुत्ता जो था घर के अंदर तो दाखिल नहीं हुआ, लेकिन घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया और वहीं पे ही इस अंदाज में बैठ गया कि ऐ इंसान, तेरे पीछे आया हूँ, अब तेरी मर्जी है, भगा दे या कुछ खाने को दे दे। तो वो आगे गए और उनसे कहा, जी मैं खाना खाने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा बैठिए, आपको खाना देते हैं। चारपाई पे बैठ गए और जिस जगह पे ये बैठे थे थोड़े ही फासले पे कुत्ता घर की दहलीज पे मौजूद था। उनको रोटी सालन ला के दिया गया, तो जैसे ही उन्होंने गरम गरम रोटी निकाली तो रोटी जैसे उनके हाथ में आई, उन्होंने उसी वक्त उस रोटी को आधा तोड़ लिया और आधा तोड़ के वो जो बेजुबान उनके पीछे चलता हुआ दहलीज तक आया था वो रोटी उस बेजुबान के आगे फेंक दी कि नहीं, तू इतनी उम्मीद लेके आया है, मैं कैसे तुझे मायूस भेज दूं, ये ले, ये तेरा हिस्सा। रोटी उसकी तरफ उछाल दी। वही
घर के अंदर औरत मौजूद थी, जिसका मैंने शुरू में कहा। इसकी एक कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, ये मशहूर थी। एक आगे बताता हूँ इसके बारे में कि उनने इसको देखा था, पूजा ने भी इनको कहानी में मैंने सुनाया था। ये धुआं बनी थी नीचे और छत पे पहुंच गई थी धुआं बन के, और ऊपर खड़ी हुई थी। उस औरत ने जैसे ही कुत्ते को देखा अपनी खिड़की से कि बाहर कुत्ता भी एक आया है, तो वहीं खड़े हो के फौरन उसने जुबान में, दिल ही दिल में जुबान से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। कुत्ता जिसके सामने रोटी गई ही थी, वो खाने के लिए ललचाई नजरों से रोटी को देख रहा था और शायद खुदा का शुक्र अदा कर रहा था, रोटी मिल गई, आज भूखा नहीं रहूंगा, खाने को कुछ मिल गया है। और उसी लम्हे ही अंदर खिड़की से खड़ी वो औरत पढ़ना चालू कर चुकी थी, क्योंकि जब कुत्ता आके बैठा था तो उसी लम्हे ही अंदर से उसकी निगाह पड़ गई थी कि कुत्ता भी आके बैठा है, और जितनी देर में इसने रोटी तोड़ी दी उससे पहले ही वो पढ़ना शुरू कर चुकी थी। और कुत्ते ने जैसे ही खड़ा हुआ रोटी को खाने के लिए, खुश हुआ, जो बैठा हुआ था रोटी उसके आगे आके गिरी, फौरी तौर पे अपनी जगह से उछल के खड़ा हो गया खाने के लिए, और मुंह रोटी की तरफ ही लेके गया। तो वो अंदर खिड़की से देखती हुई खातून जो पढ़ रही थी, उसके पढ़ने से देखते ही देखते वो कुत्ता वहीं जमीन पे गिरा और बेहोश हो गया। ताया ससुर खाना खाने में मसरूफ थे। मैं ताया ससुर या चाचा ससुर कहूँ तो उसका माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मकसद स्टोरी सुनाना होता है। या ताया ससुर रोटी खाने में मसरूफ थे, और खाना खाते हुए उनकी निगाह पड़ी तो देखा कुत्ता सो गया है। हैरत हुई कि मेरे पीछे आया था, इसको भूख लगी थी, मैंने खाना डाला है, खाना नहीं खाया और सो गया है, थका होगा शायद। वो अपना खाना खाने में लग गए, और वो अंदर मुसलसल पढ़ रही थी। वो बाहर बैठा ताया ससुर नहीं जानता था कि वो अंदर जो खिड़की से खड़ी पढ़ रही थी, उसने वहीं दूर से ही कुत्ते का दिल निकाल लिया था, और दिल निकाल के वहीं एक रखी हुई मट्टी की जो हांडी सी थी उसके अंदर बंद कर दिया था, घड़ा टाइप सा जिस तरह होता है। खाना खाते हुए उनको एहसास हुआ कि मिर्चें बहुत ज्यादा हैं। जैसे ही खाना खा चुके तो ताया ससुर बोले, आवाज दी अंदर, मिर्चें बहुत ज़्यादा थी, मिर्चें लग रही हैं, अगर थोड़ा सा गुड़ मिल जाए तो बेहतर होगा, मिर्चें लग रही हैं। तो वो अंदर जो खिड़की के पास ही खड़ी पड़ रही थी, वो एकदम से बाहर नहीं आना चाहती थी। वो बोली, हाँ हाँ, वो सामने जो घड़े रखे हैं उसमें गुड़ रखा हुआ है, जाओ निकाल लो जाके। वो आके खुद निकाल के इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो कुछ पढ़ना चाह रही थी। कुत्ते को उसने देख लिया था और कुछ फैसला कर चुकी थी, ना सिर्फ कुत्ते के बारे में, जो कुत्ते को साथ लेके आया था उसके बारे में भी कुछ सोच चुकी थी। वो चलता हुआ घड़ों के पास गया, पहला मटका खोला, मटके में हाथ डाला, कुछ नहीं था। दूसरे में गया, उसमें कुछ और सामान था। तीसरे में गया, कुछ और सामान था। चौथे में गया, कुछ और सामान था। तो उसने वहीं खड़े खड़े आवाज दी, मटके में तो नहीं है, कहां पे रखा है गुड़? तो वो बोली, वहीं पे ही जो छोटे मटके रखे हैं उनके बीच में देखो। तो उसी लम्हे उसने मुड़ के देखा तो परली साइड पे सामने छोटे मटके रखे हुए थे, जबकि वो वहीं जहां पे खड़ा हुआ था छोटे मटके नीचे भी रखे हुए थे। उसकी निगाह नीचे वाले मटकों की तरफ नहीं गई, उसकी निगाह परली साइड पे दूर जो रखे हुए मटके थे छोटे, उनकी तरफ चली गई। और वो चलता हुआ उन मटकों की तरफ आगे बढ़ रहा था कि वो अंदर खिड़की के पास खड़ी कुछ पढ़ रही थी। जैसे ही वो एक मटके के पास गया और उसने मटके का ढक्कन उठाया तो अंदर से एकदम से धुआं सा निकला और वो एकदम से डर के पीछे हट गया। वो उसको मट्टी समझा, जबकि वो मट्टी नहीं, एक धुआं था। तो हैरान हुआ, मट्टी भी थी तो अंदर से मट्टी कैसे बाहर निकली है? और उसी लम्हे जब उसमें से धुआं सा निकला तो वो धुआं नहीं था, वो उस कुत्ते का दिल था जो उस जादूगरनी ने निकाल के इस छोटे मटके में डाल दिया था। उसने जो कहा था छोटे मटके से ले लो, तो उसने दूसरी साइड पे पड़े हुए जो बड़े मटके थे उनके नीचे पड़े हुए छोटे मटके के अंदर गुड़ था। वो गलती से उस मटके की तरफ आ गया था जिसके अंदर उसने उस कुत्ते का दिल निकाल के कैद कर दिया था। ढक्कन क्या उठाया, उसका दिल
बाहर निकला, उसी लम्हे कुत्ता होश में आया, जैसे उसका दिल उसको वापस मिला, तेज़ी से खड़ा हुआ और बाकायदा नूकता हुआ अजीब सी चाँ 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 करते हुए, जैसे कोई कुत्ते को मारता है तो कुछ को कोई मारे कोई चीज़ तो कुत्ता बेचारा चीखता है, चाँ चाँ करता है, ऐसे चाँ 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 करता हुआ बाहर भाग गया। जिसने झटका लिया था ताया ससुर ने, जो उसके आगे एक धुआं सा निकला था, उसी लम्हे उसको झटका लगा और उसी लम्हे उसने देखा कुत्ता ज़ोर ज़ोर से चाँ चाँ कर रहा है। उसने मुड़ के कुत्ते की तरफ देखा तो अपनी जगह से कुत्ता खड़ा हुआ था और चाँ चाँ करता हुआ बाहर भाग गया। अब वो अंदर खड़ी समझ गई थी कि मेरा सारा काम इसने ख़राब कर दिया है। वो गुस्से से बोली, इस वाले छोटे में नहीं कहा था, वो जो उधर पड़ा हुआ है उस छोटे में है। ताया ससुर हैरान हुए कि किस बात पे इसको गुस्सा आया है, क्यों मेरे से इस बात पे वो चिल्ला रही है। खैर वो चलते हुए उस छोटे के पास गए, उसका ढक्कन उठाया, उसमें गुड़ पड़ा था, उन्होंने गुड़ खाया। खाना वो खा चुके थे। उन्होंने कहा पत्नी औरत गुस्से में है, मुझे जाना चाहिए, और वो यूं चले गए। लेकिन वो जो अंदर थी उसका सारा काम खराब हो गया था। उसने दिल ही दिल में कहा कोई बात नहीं, एक हाथ से गया, अभी एक हाथ में तो है, ये इधर ही है ना, रात को आज इसने इधर ही काम करना, मैं इसको देख लूंगी। ताया ससुर चले गए, अपना काम करते रहे। रात का भी खाना खाया, घर आए, खाना खा के इन्हीं के घर से खाना खाया, खाना खा के वापस चले गए और रात को ज़मीनों में ड्यूटी दे रहे थे, काम कर रहे थे कि वही औरत उस घर से निकली। आहिस्ता से सारे घर का देखा कि सब सो रहे हैं, दरवाज़ा खोला और गेट के बाहर निकल गई। और तभी जब दरवाज़ा बंद हो रहा था उसके शौहर की आंख खुल गई। वो अभी गहरी नींद नहीं सोया था। एकदम से उसको एहसास हुआ, दरवाज़ा हिला है। वो जल्दी से उठा और उसी लम्हे उसने अपनी बीवी को दरवाजे से बाहर निकलते हुए देख लिया। तब तक बीवी उसकी बाहर जा चुकी थी और वो भी अपने बिस्तर से उठ गया देखने के लिए कि कहाँ जा रही है ये। बीवी चलती हुई सीधी उसी सिमत जा रही थी जहां ज़मीनों में वही काम कर रहा था जिसने आज उस कुत्ते का दिल उसको वापस दे दिया था, मटके का ढक्कन उठा के। और बाहर थोड़ा सा ही दूर चलने के बाद वो औरत से एक और रूप में आ चुकी थी। मुकम्मल डाइन तो नहीं बनी थी, लेकिन काफ़ी हद तक हुलिया उसका बदल चुका था। बाहर निकलते ही उसके बाल बिखर गए थे, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थीं। अभी उसके पांव मुड़े नहीं थे, बस वो चाहती थी, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि उस शख्स के पास पहुंच के वो उसका दिल निकाल के खाना चाहती थी। कुछ ही तो दिल रह गए थे जो उसने खाने थे, और दिल खाने के बाद उसने एक ताकतवर डाइन बन जाना था। शौहर भी उसके पीछे चलता रहा और जब ऐसी जगह पे पहुंचे जहां रोशनी में, चांद की क्लियर रोशनी में शौहर ने देखा तो शौहर को अंदाज़ा हुआ है तो ये मेरी बीवी, इसको मैं घर से निकलते देख चुका हूं, वहीं से ही इसके पीछे आ रहा हूं, लेकिन ये क्या, इसका रूप क्यों बदल गया है। वो डरा नहीं क्योंकि उसकी बीवी थी। वो चलता चलता छुपता छुपता उस देख चुका था ये कहाँ जा रही है। और जब उसने देखा कि इसके इरादे इस तरह के हैं कि वो खेतों में काम करता वो जो शख्स है ये उसी की तरफ जा रही है, और जिस तरह का इसका रूप बदल चुका है वो समझ गया ये नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो बस तेज़ी से वो आगे बढ़ा और जाके उसने उसके बालों में हाथ डाला, और जैसे ही उसने उसके बालों में हाथ डाला वो गुस्से से उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसका चेहरा भयानक हो चुका था। उसके दांत बड़े बड़े होके बाहर निकले हुए थे और उसका पूरा चेहरा जैसे बिल्ली की तरह भयानक सा चेहरा होता है। बाल नहीं थे चेहरे पे, लेकिन दांत बिल्ली की तरह से बड़े से और अजीब सा उसका चेहरा हो चुका था। सफ़ेद हो गया था, सफ़ेद नहीं, काला और सफ़ेद जिस तरह मिक्सअप होता है ऐसे। गुस्से से उसने अपने दांत इस तरह किए जैसे वो खा जाएगी, और दांत निकाले इस तरह के थे जो उसके आगे बढ़े हुए थे, जिससे उसको अंदाज़ा हुआ है तो मेरी बीवी, लेकिन इस वक्त रूप में है। लेकिन क्योंकि उसके बाल पकड़े गए थे इसलिए वो कुछ ना कर सकी, और उसने फ़ौरन देख लिया पकड़ने वाला कोई और नहीं, मेरा शौहर है। इसके बावजूद कि शौहर को पता था मेरी बीवी इस वक्त किसी और रूप में है, मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन उसने उसके बाल पकड़ रखे थे, वो डरता नहीं था। उसको लेके वो वापस घर की तरफ चल पड़ा और उसके बाल उसी तरह पकड़े रखे। जानता था अगर बाल छूट गए तो एक रूप धारे हुए है, मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। घर पहुंचते पहुंचते वापस वो औरत के रूप में आ चुकी थी, लेकिन उसने उसके बाल नहीं छोड़े।
और उसने उससे पूछा, अब बता तू किस नीयत से वहां गई थी? तब वो बोली, मैं उसका दिल खाने के लिए गई थी। उसने कहा, हाँ मुझे शक पड़ गया था, जिस तरह तूने रूप धारा हुआ था और जिस तरह तू उसके पीछे जा रही थी, अंदाजा तो मुझे हो गया था कि तू जा कहां रही है। लेकिन थोड़े ही फासले से मैंने तुझे देख लिया था कि तू है तो मेरी बीवी लेकिन रूप धार चुकी है। अब मुझे सारी बात बता, नहीं तो आज मैं तुझे मार डालूंगा। तब उसने उसको बताया कि कैसे ये दिन को कुत्ता लेके आया था और मैंने कुत्ते का दिल निकाला था, और उसके बाद आज रात को इसका दिल निकालना था, इसको खा जाना था। शौहर ये समझ के उसके पीछे गया था कि बीवी के किसी के साथ शायद नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जिस्मानी ताल्लुकात हैं, वो ये सोच के गया था। उसको नहीं पता था कि बीवी असल में डाइन बनने जा रही है। डाइन बनने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए वो ये सब कर रही है। और उसने फिर उसको सारा वाक़या बताया कि कैसे दिन को कुत्ते वाला वाक़या हुआ था और अब वो बाहर निकली थी, वो जिस्मानी ताल्लुक़ बनाने के लिए नहीं, उसको खाने के लिए गई थी। लेकिन वो अपने शौहर के पाँव में गिर गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बीवी थी, बच्चों की माँ भी थी, तो शौहर था, उसकी बीवी भी थी, बच्चों की माँ भी थी। और वो गिड़गिड़ाई कि मेरा काम तो हो नहीं सका, आपको पता लग गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब दिल तो नहीं निकाल सकी, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मैं तौबा तैफ करूँगी। उन्होंने भी इसके ऊपर डिटेल से मुझे नहीं बताया, आगे वो इसकी स्टोरी भेज देंगी तो, या पीछे भेज चुके हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। खैर वो कहते हैं उसके बाद वो पता लग गया था सबको, उसने बता दिया था, छुपाया नहीं था कि ये डाइन बनने के लिए ये करती है, लोग उससे बचने ताकि बचें और दोबारा ना ये कर बैठे। तभी उन्होंने कहा है पूजा ने कि उन्होंने इसको धुआं बन के छत पे जाते हुए देखा था। अगला वाक़या वो सुनाती हैं कि उनके चाचा ससुर का है, या चाचा ससुर यानी उनके ससुर के छोटे भाई। वो कहती हैं कि आजकल तो वहाँ पे ज़मीनों में जो ट्यूबवेल चलते हैं, बिजली होती है, उन दिनों में कभी बिजली होती थी कभी नहीं होती थी, तो वो ट्यूबवेल चलाने होते थे। तो पहले जो सिस्टम होता था, आजकल बिजली पे भी है लेकिन पहले वो डीजल पे चलते होते थे, बहुत महंगा पड़ता था, डीजल बहुत महंगा हो गया, तो वो जो इंजन होते थे डीजल पे चलते थे और ज़मीनों को उनसे पानी दिया जाता था, पानी की मोटरें उनको उन्होंने कहा है। तो जो चाचा ससुर थे, अक्सर लोग बुलाते थे, जी उनको बुलाएं जी मोटर ख़राब होगी, और जब कभी पानी देना हो ज़मीनों को तो फौरी तौर पे मोटर को ठीक कराना होता है, क्योंकि ख़ास दिन होते हैं ज़मीनों के, अगर 2 दिन 3 दिन लेट हो जाए पानी तो फसल जो होती है उसको नुकसान हो जाता है, फसल सही तरीके नहीं होती। तो अक्सर ऐसा होता जब किसी का ट्यूबवेल ख़राब हो जाता, मोटर ख़राब हो जाती, तो इनके छोटे ताया को बुलाते और वो जाके ठीक कराते। इसके लिए वो 24 घंटे में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादातर जो देहात होते हैं, पिंड होते हैं, वहाँ पे रातों को पानी लगाया जाता है। नहरी सिस्टम हो तो बारी होती है, रात इतने बजे से इतने बजे तक इनका टाइम है, इतने बजे से इतने बजे तक इनका टाइम है। ट्यूबवेल हो तो कुछ लोग रात को चलाते हैं, कुछ दिन को चलाते हैं, कुछ 24 घंटे चलाते हैं। तो जो मोटरें ये लगी होती हैं, ख़राब तो किसी लम्हे भी हो सकती हैं। तो जैसे ही ख़राब होती हैं तो गाँव के अंदर कोई ना कोई 4, 5, 8, 10 लोग मौजूद होते हैं। फौरी तौर पे उनको बुलाया जाता है कि जी आते ही ठीक करें, ताकि अगर लंबा काम भी है तो जल्दी से इनको ठीक करें। कोई सामान, कोई पुर्जा लेके आना है तो शहर से लेके आए और इसको ठीक करें। ऐसे ही अक्सर वो कभी दिन कभी रात को, कभी 2-2 बजे भी रात को उनको जाना पड़ता और वो जाके ठीक करके आते मोटर। ऐसी ही शाम रात के टाइम 8 बजे उनको खाना शाना खाया और खाना शाना खा के वो अपनी चारपाई पे लेट गए। तो कुछ 9 बजे का टाइम था, उनका दरवाज़ा खटखटाया गया और बाहर कोई मौजूद था, गांव का शख्स। तो उन्होंने बताया कि जी वो मोटर फलां वाली जो है वो ख़राब होगी, आपकी ज़रूरत है तो मेहरबानी करें आप घंटे 2 घंटे तक आ जाएं, हम वहाँ पे मौजूद होंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं तकरीबन 2 घंटे तक 11 बजे तक 12 बजे तक आपके पास पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम भी वहाँ पे 11-12 बजे तक पहुँच जाएंगे। 11 बजे ये अपने घर से निकले, साइकिल जो इनके पास मौजूद थी, साइकिल पे ये सवार हुए और दरवाज़ा बंद किया और उसी तरफ चल पड़े जिस तरफ उस मोटर को ठीक करना था।
हर तरफ खामोशी थी, रात का सन्नाटा, हर तरफ खामोशी। एक वाहिद शोर करने वाला झींगर ही होता है जिसको मैं कहता हूँ, या मेंढक। और गाँव में जिस तरह गीदड़ रोते हैं, अच्छा खासा बंदा जो शहरी होता है वो परेशान हो जाता है। वही ज़मीनें, वही सड़कें, वही गलियां जहां इंसान होते हैं, कभी हारन की आवाज़, कभी साइकिल के चला घंटी की आवाज़, कभी किसी के बोलने की, किसी के हंसने की, किसी के गुज़रने की आवाज़, वहीं पे ऐसी खामोशी होती है। रात कई सवालात लिए हुए होती है, उस रात की खामोशी में कई राज छुपे होते हैं। तो वो भी अपने साइकिल का पैडल लगाते हुए, चलाते हुए, तो एक साइकिल के चलने की जो एक हल्की सी आवाज़ होती है जो दिन को कोई भी नहीं सुन सकता, रात को वो भी कानों को क्लियर सुनाई देती है। तो वो साइकिल को चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे कि चलते चलते उस नहर के पास पहुँचे। उस नहर के बाद गांव ख़त्म हो जाता था, ज़मीनें होती थी, चांदनी रात थी, दूर दूर का मंजर क्लियर नजर आ रहा था। अब उन्हें पुल के ऊपर से चढ़ना था, नहर को क्रॉस करना था और परली साइड पे जाना था। जैसे ही उन्होंने पुल के ऊपर चढ़ना था तो दो रास्ते थे, लेफ्ट को भी जाता था, राइट को भी जाता था। उन्होंने पुल उतरते ही लेफ्ट वाले रास्ते पे हो जाना था कि अभी वो सामने ही पहुंचे थे कि उनकी निगाह पड़ी एक देहाती औरत जिसने सर पे एक टोकरी उठाई हुई है और एक छोटा सा उसका बच्चा जिसकी उम्र 2-2.5 साल होगी, 3 साल होगी, उसके पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा था। वो एकदम से पीछे बैठ सा गया। उसके कपड़े, उस बच्चे के जिस्म पे कोई भी कपड़े नहीं थे। वो एक नंगा सा बच्चा चलते चलते वहीं पटड़ी सी जो बनी हुई थी, जो नहर का एक किनारा सा था, कच्चा सा रास्ता सा था, वहीं माँ आगे चल रही है और वो जो उसके पीछे जा रहा था वो एकदम से ज़मीन पे चौकड़ी मार के वो नंगा सा बच्चा बैठ गया, 2.5-3 साल का बच्चा, और उसकी माँ आगे जा रही है। अब वो जिस तरह गांव के रास्ते से आते हुए उस नहर के इस किनारे पे पहुंचे थे कि परने किनारे पे उनकी आंखों के सामने का जो मंजर था कि औरत आगे जा रही है, उसका बेटा पीछे ज़मीन पे बैठ गया है। फौरी तौर पे उन्होंने औरत को आवाज़ दी, लेकिन औरत ने आवाज़ नहीं सुनी, वो आगे की तरफ ही बढ़ती रही। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं जल्दी से जाऊँ, इस बच्चे को उठाऊँ और औरत तक पहुँचा दूँ। तो वो जैसे ही अपने गाँव की सड़क से उस नहर की सड़क पे चढ़े तो राइट साइड पे हो गए, क्योंकि राइट साइड पे काफ़ी आगे जाके उनको पुल पे चढ़ना था। तो वो राइट साइड को मुड़ गए और जल्दी से साइकिल चलाते हुए, कि बच्चा पीछे बैठ गया, औरत को पता नहीं है, चलाते चलाते पुल तक पहुंच गए। पुल के ऊपर से साइकिल गुजारी और पुल के नीचे उतरते ही लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ पड़े। साइकिल तेज़ी से चलाते हुए उस बच्चे के पास पहुंच गए। औरत अब काफ़ी दूर जा चुकी थी, नज़र आ रही थी वो काफ़ी दूर है, और बच्चा माँ की तरफ ही देखता हुआ वैसे ज़मीन पे बैठा हुआ था। वो फौरी तौर पे उस बच्चे के पास पहुंचे। काला स्याह सा वो बच्चा था, गांव का गरीब बच्चा जिस तरह होता है, मैला कुचैला सा बच्चा, उसने कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे, लड़का था वो। उन्हें साइकिल को स्टैंड पे लगाया और उस बच्चे को कहा, तू इधर क्यों बैठ गया, तेरी माँ उधर चली गई है, उठ, तुझे बैठ इधर पीछे, तुझे तेरी माँ के पास छोड़ दूँ। बच्चा खड़ा हो गया, बोला नहीं लेकिन समझ गया कि मुझे मेरी माँ के पास छोड़ देगा। शायद वो पैदल चलते चलते थक सा गया था। उनने उसको उठा के साइकिल के जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर इस अंदाज में बिठा दिया जैसे लोग मोटरसाइकिल चलाते हुए बैठते हैं, एक टांग लेफ्ट साइड पे और एक टांग राइट साइड पे कर लेते हैं। इस अंदाज में बिठाया जाता है गांव के अंदर बच्चों को भी, और उनको कहा जाता है पाँव खोल के बैठो ताकि पाँव टायर के अंदर ना आ जाएं। उस अमूमन बच्चों को ये कहा जाता है। उसने बच्चे को उठा के, उस नंगे ढंगे बच्चे को जिसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, उस नंगे बच्चे को पीछे बिठाया साइकिल के पीछे उसके, और उसको कहा पाँव ऐसे खोल के रखना, ध्यान करना पाँव टायर में ना आ जाएं। अमूमन ये हमें भी कहा जाता था बचपन में जब हम पीछे बैठते थे ना, पाँव का ध्यान रखना, क्योंकि पाँव अगर आप एकदम से इकट्ठे करें तो अंदर आ सकते हैं पीछे वाले पहिए में। उसने भी पाँव अपने खोल लिए, बच्चे ने बात को समझ गया, उसने कहा पाँव खोल लो, हाँ ऐसे खोल लो। उसने पाँव खोल लिए, कह रहे हाँ बस अब पाँव ऐसे रखना, पहिए में ना आ जाएं।
जल्दी से उन्होंने स्टैंड से साइकिल को हटाया और साइकिल की गद्दी पे सवार हुए और तेज़ तेज़ चलाने की कोशिश की कि मैं जल्दी से, जो औरत काफ़ी दूर जा चुकी है, जिसका बच्चा यहीं पे बैठा हुआ है, ये बच्चा उस तक मैं पहुंचा दूँ। साइकिल चलाते 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 औरत को आवाज़ें भी देते हुए जा रहे थे कि ओ बीबी, ओ मेरी बहन, ओ हेलो, मतलब जो आवाज़ें दे सकते थे वो उनको आवाज़ें देकर बुला रहे थे कि वो रुक जाए और अपने बच्चे को तो लेके जाए। कैसी माँ है, बच्चा पीछे रह गया और उसको पता ही नहीं है, पीछे मुड़ के भी नहीं देख रही। बच्चा है, मासूम है, जब तक चल सका है चलता रहा, थक गया तो ज़मीन पे बैठ गया। अक्लमंद तो है नहीं कि माँ चली जाएगी कि उसको अकल हो। साइकिल चलाते 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 उस औरत के काफ़ी करीब पहुंच गए, लेकिन एकदम से उनको एहसास हुआ कि अब उनका ज़ोर बहुत ज़्यादा लग रहा है। वो तेज़ चलाना चाह रहे हैं क्योंकि अब वो औरत के थोड़ा सा करीब पहुंचने ही लगे थे कि औरत फिर आगे हो गई। उसकी वजह ये थी कि साइकिल पे ज़ोर लग रहा था लेकिन साइकिल चल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते तो उसके आगे जाके साइकिल को रोक लेते और उसको कहते बीबी तू पीछे भी नहीं देख रही, टोकरा उठा के जाई जा रही है, तेरा बच्चा पीछे रह गया। लेकिन साइकिल को जितना वो जोर लगा रहे, पैडल मार रहे हैं, वो कह रहे हैं जोर लगा रहा हूँ लेकिन उतनी तेज़ नहीं चल रहा जितनी तेज़ चलना चाहिए। चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है। और तेज़ चलाने की कोशिश की तो पता लगा और पहले से स्लो हो रहा है, और जोर लगाया साइकिल और स्लो हो गया। यहाँ तक कि ऐसा स्लो हो गया कि वो कहते हैं मैं अब जितना ज़ोर लगा रहा हूँ साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रहा। मैं परेशान हो गया हूँ, क्या हुआ है? टायर पंचर भी हो फिर भी चलना तो चाहिए, क्या हुआ है? मैंने अगले टायर की तरफ देखा, बिल्कुल ठीक है। मैंने पिछले टायर की तरफ निगाह मारी तो मेरा पिछला टायर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मेरा ये था क्या टायर पंचर हो गया? लेकिन टायर पंचर हो गया, चलना तो फिर भी चाहिए ना, जोर ज़्यादा लगे। अब तो चल ही नहीं रहा था। हालत यह हो गई थी कि साइकिल चलना ही बंद हो गया था। अगला टायर देख के जैसे ही पिछला टायर देखा, टायर बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, तो उसी लम्हे टायर को देखते हुए गर्दन ऊपर उठाई, पीछे की तरफ ही मुड़ के देख रहे थे और ऐसे गर्दन ऊपर उठाई तो बच्चा उसी तरह अपने पैर खोल के बैठा हुआ था, लेकिन उसकी दोनों जो टांगें थीं वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई थीं और जिस जगह से बच्चे को उठाया था उसके पैर वहीं पे रखे हुए थे। यानी वो जितना फासला तय करके आए थे तो बच्चे को उसने उठा के पैर पीछे बिठा दिया था उसके ऊपर और उसको कहा था पाँव खोल के बैठो, और साइकिल चला दी थी, लेकिन उसके जो पैर थे वो लंबे होके वहीं पे गिर गए थे, उसी जगह पे जहाँ से उस बच्चे को उठाया था। और जितनी देर वो साइकिल चलाता रहा चाचा ससुर, तो वो उसके पैर लंबे होते गए, लंबे होते गए, लंबे होते गए, और एक जगह पे जब साइकिल चलना बंद हो गई, जोर लगाने के बावजूद हिल तक नहीं रही थी, तो मुड़ के देखा उसके पाँव इतने लंबे हो गए थे कि जहाँ से उठाया था वहीं तक उसके पाँव नज़र आ रहे थे। जहाँ तक निगाह जाती थी पाँव पीछे पड़े हुए थे, उसकी टांगें इतनी लंबी हो गई थी। उसी लम्हे जब उनकी निगाह पड़ी पीछे और देखा कि उसकी टांगें इतनी लंबी हो चुकी हैं, घुटना और टांगें नज़र नहीं आ रही, बस जहाँ तक निगाह जाती है उतनी लंबी ही लंबी हैं, तो एकदम उन्होंने देखा उनके मुंह से चीख निकली। फौरी तौर पर उन्होंने साइकिल और बच्चा नीचे गिरा दिया। इंसान खौफजदा हो जाता है, उसको कहाँ इतना होश होता है। फौरी तौर पर उन्होंने नीचे गिर गए, साइकिल को गिरा दिए और दौड़ लगा दिए। अब एक तरफ उसके पाँव पड़े हुए हैं, उस तरफ तो जा नहीं सकते, उस तरफ दौड़ लगाई है जिस तरफ वो औरत जा रही थी। समझ कुछ नहीं आया, भागते हुए उस तरफ गए हैं, लेकिन जितनी दूर भागते रहे उनको रास्ते में कोई औरत नहीं मिली। वो भागते रहे भागते रहे भागते रहे, सांस चढ़ा हुआ था। चलने वाले लोग थे, थकते नहीं थे। भागते भागते वहीं पे पहुंच गए जहां पे वो लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा एक शख्स भागता हुआ आ रहा है, वो भी कुछ आगे की तरफ बढ़े कि क्या हुआ क्या हुआ। सांस चढ़ा हुआ था, उसको पकड़ के ले गए, पानी पिलाया, कुछ देर के बाद नॉर्मल किया, उनको बोलने के काबिल हुए और फिर उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, औरत तो आगे मुझे नज़र नहीं आई, मेरा साइकिल वहाँ पड़ा है, बच्चे के साथ ऐसा मामला हुआ है। तो वो लोग जितने भी थे वो इकट्ठे हुए, कहते हैं आओ हम सारे इकट्ठे मिल के चलते हैं। वो सारे वहाँ से मिल के चले, रवाना हुए और चलते 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 घबराए हुए तो वो भी थे। यकीनन सी बात है, वो एक शख्स झूठ तो नहीं बोल सकता था, सियाना ब्याना बंदा था, कारीगर बंदा था, और गांव में इस तरह के वाक़यात होते रहते थे, अकेले बंदे के साथ इस तरह के वाक़यात होते थे। और जब उस जगह पे पहुँचे
तो उनका साइकिल उसी ज़मीन पे उसी जगह पे पड़ा हुआ था, लेकिन ना ही कोई वहाँ पे बच्चा था और ना ही बच्चे के कोई निशान थे। और तब उन्होंने बताया कि वो दूर वो जगह देख रहे हो, वहाँ से मैंने उसको बच्चे को उठाया था, वहाँ उसके पैर थे और यहाँ तक उसके पैर लंबे हो गए थे और आगे उसकी माँ जा रही थी। एक औरत थी जिसने सर पे टोकरा रखा हुआ था। एकदम उनको खुद याद आया कि मैंने उसको नहीं देखा, मैं तो जब साइकिल गिरा है तो मैं उसी तरफ भागा हूँ जिस तरफ औरत थी, लेकिन रास्ते में कोई औरत नहीं मिली, वो औरत भी गायब हो चुकी थी। मैंने मुड़ के नहीं देखा था, मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं भागता भागता चीखता हुआ तुम लोगों तक पहुँच गया हूँ। उन्होंने खैर अपना वहाँ से साइकिल उठाया, वो उनको लेके गए, उनको नॉर्मल किया, उन्होंने अपना काम किया और फिर उसके बाद घर आके बताया मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। तीसरा वाक़या वो सुनाते हैं उनके ससुर का, जो सहज ने कहा है मेरे दादा का वाक़या है। वो भी यही काम करते थे। उनके जो ससुर थे, उनके जो चाचा ससुर थे, ये उनका वाक़या सुनाया, यानी दोनों भाई यही काम करते थे। तो वो कहते हैं कि जी एक दिन उनको इसी तरह ख़राब हो गया किसी की मोटर और उन्होंने बुलाया कि जी आप आएँ और मोटर को ठीक कर दें, और मजबूरी ये है कि अगर आप लेट हो गए तो काम ख़राब हो जाएगा, बस आज रात हर सूरत में इसको ठीक करना है। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं इंशाल्लाह रात को पहुंचता हूं घंटे तक। ऑलरेडी वो लोग लेट आए थे तो वो सोए हुए थे, उनको उठाया गया उसी तरीके। तो तकरीबन ये कोई 12 बजे का टाइम था जब उनको घर से आके उठाया गया और आप कहा हमारे साथ चले। उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग चलो, मैं आ जाता हूँ और मैं ज़रा तैयार श्यार होता हूँ, मतलब अपना सामान उठाता हूँ, बाथरूम होता हूँ, आ रहा हूँ। वो लोग चले गए कि मैं पीछे आता हूँ। वो उठे, अपनी वो किट पूरी उठाई, जिस तरह थैला होता है वो थैला रखते थे पहले दौर में, जिसमें पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू, सारा सामान होता है ठीक करने का, रिपेयरिंग का मोटर को। वो उन्होंने अपना थैला उठाया और हल्की हल्की उस दिन बारिश भी हो रही थी, बूंदा बांदी जिस तरह कहते हैं, इस तरह की बूंदा बांदी हो रही थी। बहुत तेज़ बारिश नहीं थी, बूंदा बांदी हो रही थी। मौसम अबर आलूद था, रात को आसमान पे बादल आए हुए थे, बिजली बार बार चमक रही थी और जब बिजली चमकती थी तो रात को नज़र आता था कि बाकायदा तौर पे बारिश की बूंदें हैं जो नीचे गिर रही हैं। वो अपना थैला उठाए घर से रवाना हुए। यहाँ मुझे कन्फ्यूजन है, उन्होंने जो कहा है मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं कर सका, वो मोटरसाइकिल पे थे या पैदल थे, ये मैं नहीं अंडरस्टैंड कर सका। इसलिए कहानी सुनाना मकसद होता है, तो इसलिए कोई बात आगे पीछे हो जाए मैं आप लोगों को क्लियर, क्योंकि कुछ लोग ना कहानी सुनते हुए एतराज़ात मैं देखता हूँ वो भी लगा रहे होते हैं, ये क्यों है, ये क्यों है। मकसद कहानी सुना करें, आप एतराज़ात ना किया करें। तो खैर वो रवाना हुए, उनका बैग उनके पास था और उस बूंदाबांदी में, उस बारिश में जहाँ पे बादल गरजते, ज़ोरदार बादल के गरजने की आवाज़ आती और उसी वक्त बिजली चमकती, पूरा आसमान बिजली के चमकने से रोशन हो जाता, हर तरफ लाइट ही लाइट होती और वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे। बढ़ते 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 उनके सामने वो नहर आ गई, गांव की वो नहर पे चढ़े, नहर का पुल क्रॉस किया और नीचे ज़मीनों की तरफ उतर गए, क्योंकि जिनकी तरफ वो जा रहे थे नहर को अबूर करके आगे ज़मीनें थीं और उधर ही उन्होंने जाना था। वो कहते हैं मौसम को देखते हुए मैं पाँव बड़ी एहतियात से नीचे रख रहा था कि कहीं कीचड़ ना हुआ पड़ा हो। बारिश अभी तेज़ नहीं हुई थी, बूंदा बांदी थी, लेकिन कहीं कहीं पे ज़मीन गीली हो गई थी और ऐसे मौसम में बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है कि आप स्लिप भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं। तो मैं एहतियात के साथ चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा था कि एक जगह पे ज़मीनों की पगडंडी के ऊपर से चलते हुए एक दम से किसी ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया, इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि बाकायदा मेरा एक कंधा इतनी ज़ोर से साइड पे गया कि मैं गिरते गिरते बचा और मेरी पूरी गर्दन घूम गई। यानी एक होता है पीछे से धक्का देना, एक होता है पकड़ के घुमा देना ज़ोर से। किसने पकड़ के ऐसे ज़ोर से मुझे घुमा दिया कि मेरा कंधा तेज़ी से पीछे घूमा और मेरी गर्दन का दर्द निकल गया, इतनी तेज़ी से मेरी गर्दन भी घूम गई। उसी लम्हे जब मुझे घुमाया गया और धक्का पड़ा और मुझे तेज़ी से घुमा दिया गया किसी ने ज़ोर से, उसी वक्त बिजली ज़ोर से चमकी, हर तरफ रोशनी ही रोशनी हुई और मैंने कुछ देखा तो नहीं क्लियर, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ एक काला ब्लैक सा ह्योला नुमा सा था
बस 1 सेकंड से भी कम हिस्से में मुझे नज़र आया जो मेरे कहीं सामने था, और मैंने यह देखा, मैं जैसे ही मुझे घुमाया गया, धक्का पड़ा, मैं ज़ोर से घूमा हूँ, इतनी ज़ोर से कि चोट लगी बाकायदा मुझे, और मेरे गर्दन और पूरी बॉडी पीछे की तरफ मुड़ गई। अब आपको जब कभी धक्का पड़ता है या कोई घुमाता है तो आप मुड़ तो जाते हैं पीछे, लेकिन फौरी तौर पे वापस मुड़ते हैं देखने के लिए किसने किया है। तो कहते हैं मुझे जैसे ही घुमाया गया तो मैं पीछे की तरफ तो घूम गया, लेकिन तेज़ी से वापस घूमा देखने के लिए कि ये किसने हरकत की है। जबकि असूलन जब मैं चलता हुआ जा रहा था मुझे आगे से पकड़ के घुमाया गया था, अगर कोई था तो मुझे नज़र आता, लेकिन आगे कोई नज़र नहीं आया, बस सिर्फ घुमाया गया। और मैंने तेज़ी से वापस होकर देखा तो उसी वक्त 1 सेकंड से भी कम हिस्से में मुझे नज़र आया जैसे कोई ह्योला सा था, वो मर्द का था या औरत का ये नहीं पता लगा, लेकिन एक ह्योला सा था जो गायब हो गया। तो मैं इतना डर गया, मैंने फौरी अपना बैग खोला और उसमें से और कुछ समझ ना आया, जो एक बड़ा सा पेशकश होता है ना हथियार के तौर पर, वो मैंने पेशकश पकड़ लिया और इधर उधर घूमना शुरू हो गया कि कौन है यहाँ पर, क्योंकि मुझे धक्का तो पड़ा था, घुमाया तो गया था, अब इसमें वहम या शक की गुंजाइश तो नहीं थी। और मेरे हाथ में पेशकश था, मैं कर तो कुछ नहीं सकता था, वो जो भी था वो गायब हो चुका था। वो एक ऐसी मखलूक थी जिनसे पेशकश से मुकाबला तो नहीं हो सकता, लेकिन इंसान जब डर जाता है, खौफजदा हो जाता है, तो चाकू, छुरी, पेशकश जो भी उसके हाथ में होता है वो उसी को हथियार के तौर पर पकड़ के पूछता है कौन है, और वो भी अपने बैग से उस पेशकश को निकाल के, स्क्रू ड्राइवर को निकाल के गोल गोल खड़े घूमी जा रहे और पूछ रहे हैं कौन है मेरे पास, किसने मुझे धक्का दिया है। क्योंकि ये वहम नहीं था, पाँव कोई लड़खड़ाया नहीं था, बाकायदा किसी ने घुमा दिया था, गर्दन का दर्द निकल गया था। कितने दिनों तक उनको गर्दन का दर्द रहा था, इतनी तेज़ी से गर्दन घूमी थी, और कितना ज़ोर से घुमाया गया होगा इंसान को कि उसकी गर्दन भी घूम गई, उसका पूरा वजूद घूम गया। और मैं इधर उधर पेशकश लेके ऐसे खड़ा रहा और पूछता रहा कौन है। बिजली 1-2 दफ़ा मेरे खड़े खड़े वहाँ पे चमकी, और जब बिजली चमकी तो मैंने तेज़ी से देखा, इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, और उस बिजली के चमकने में मैंने दूर दूर तक देख लिया, कोई भी नहीं था। लेकिन जो भी था वो मेरी आंखों से ओझल था, लेकिन उसी ने मुझे यहीं पे धक्का दिया था, और हो सकता है अभी भी वो मेरे पास खड़ा हो, लेकिन उसके वजूद को मैं देख नहीं पा रहा था। और अपने बचाव के लिए उस पेशकश को हाथ में पकड़े बस यही कही जा रहा था, कौन है यहाँ पे, सामने आओ, जो भी है सामने आओ, मैं तुमसे डरता नहीं, सामने आओ। लेकिन वो डर चुके थे। कुछ देर इस तरह घूमते रहे, वो पेशकश पकड़ के खड़े रहे। जब कोई भी सामने नहीं आया तो फिर वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, मुसलसल वो पेशकश हाथ में लिए हुए, यहाँ तक कि उन लोगों के पास पहुँच गए। उन्होंने देखा हाथ में पेशकश है, वो परेशान से हैं। पूछा क्या हुआ, तो उनको सारा माजरा सुनाया कि मेरे साथ रास्ते में ये हुआ है, मुझे किसी ने ज़ोर से धक्का मार के घुमाया है, और घर आके भी लोगों को बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो ये 3 वाक़यात थे उनके दादा के, उनके ताया ससुर के, चाचा ससुर के, जो उन्होंने मुझे भेजे और मैंने आपको सुनाए। आप भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजना चाहते हैं, आप मुझे ज़रूर भेजिए, लेकिन इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे, जिस तरह उन्होंने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा है, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके उन्होंने मुझे भेज दिया है, और उसके नीचे फिर से लिखा है स्टोरी, STORY। आपने भी यही करना है। अगर लिख के भेजना चाहते हैं तो कहानी लिख के सेंड कर दीजिए, उसके बाद एक अलग से मैसेज कीजिए STORY स्टोरी। वॉइस मैसेज लिख के भेजें, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या स्टोरी लिख के भेजें, तो पहले आपने सेंड कर देना है, फिर एक अलग से मैसेज करना है जिस पे लिखना है स्टोरी, STORY, और इसको सेंड करना है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +92 313 665550। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 665550। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +92 3136655550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।